जो 4 ग्रुप है, आई मीन 4 क्लासिफिकेशन में जो की है, आई मीन इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो 4 ग्रुप में है। ठीक है, पिछले क्लास हम लोग ये आई मीन जो भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था वो पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज जो है 4 ग्रुप पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो ग्रुप है, एक्चुअली एक और चीज ध्यान रखना, जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो उसके लोकोमोशन बिहेव से करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम बताएं, लोकोमोटरी ऑर्गन या फिर लोकोमोशन के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो सब लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन the protozoans protists are divided into 4 groups। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रुप होगा वो हम लोग उसको बोलते हैं एक नॉर्मल, जो ऐसे हम लोग जू फ्लैजलेट्स बोल सकते हैं, जू फ्लैजलेट्स। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है मेस्टिगोफोरा। इसका नाम है। ठीक है, अब इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जानेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो फ्लैजलेट है इसमें फ्लैजला प्रेजेंट ही होता है। आई मीन इसमें जो आई मीन लोकोमोशन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन बोल रहा है या ऑर्गेनल कहीं कहीं दिखा रहा था, तो वो फ्लैजिला है। तो सबसे फर्स्ट दे पॉसेस फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, पहला पॉइंट है। दूसरा है दे मे बी फ्री लिविंग। हम यहाँ फ्री लिविंग लिखे, इसका मतलब वो कहीं भी रह सकता है। ठीक है, फ्री लिविंग एक्वाटिक फॉर्म, आई मीन एक्वाटिक में भी रह सकता है। दूसरा है वो पैरासाइट भी है, आई मीन डिजीज कॉज भी करता है। ठीक है, और एक है सिम्बायोन्ट्स। कहने का मतलब कि ये म्यूचुअल रिलेशन से भी कर सकता है। ठीक है, या इसका दूसरा नाम कॉमेंसलिज्म भी बोलते हैं। कॉमेंसलिज्म का मतलब होता है सिम्बायोन्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है जू फ्लैजलेट, जो ये ग्रुप है वो मोस्टली यूनिसेलुलर, ओकेजनली मल्टीसेलुलर होता है। सॉरी यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, ओकेजनली मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। आई मीन न्यूक्लियस एक ही रहेगा नॉर्मली, कभी कभी हो सकता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाए डिवाइड करके। ठीक है, the body is covered by a firm pellicle। याद रखना, पेलिकल एक प्रोटीन है। ठीक है, एक तरह का फिल्म तैयार होता है जो पेलिकल होता है, इसको ध्यान रखना। और इसका न्यूट्रिशन जो है क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले होलोजोइक। ठीक है, दूसरा है सैप्रोफिटिक, और तीसरा हो जाएगा पैरासिटिक। ठीक है, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करता है
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। Asexual reproduction occurs through binary fission, ठीक है, ये चीज है, इसको नोट करो। बाइनरी फिजन हम ऊपर में मिटा देते हैं, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं साथ साथ में, एक साथ में तुम लोग लिख लेना। एग्जाम्पल है इसका ट्रिप्नोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिसोमा गैम्बनीज, जो कि स्लीपिंग सिकनेस जो है डिजीज कॉज करेगा, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है लेशमेनिया डोनोवेनी, लेशमेनिया डोनोवेनी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कालाजार डोनोवेनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काला, इसको दमदम फीवर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये कालाजार कॉज करता है। उसके बाद है ट्राइकोनिम्फा, ये भी एग्जाम्पल है, काफी है, ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी में है, इसको ध्यान देना, नोट करो इसको। तो फॉर्म पेलिकल क्या होता है? फॉर्म पेलिकल कहने का मतलब जो उसका बॉडी का एक फॉर्म पेलिकल है, फॉर्म नहीं, FIRM, एक तरह का फिल्म, एक तरह का लेयर, पेलिकल एक तरह का कंपाउंड है, प्रोटीन है, ये उसी से ये कवर्ड होता है। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा का मतलब क्या होता है? वो सब नाम है, ये सब नाम है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बनीज, लेशमेनिया डोनोवेनी, ट्रैकोनिम्फा, सब नाम है, चीज का नाम है, जैसे ह्यूमन का ह्यूमन बींग, सॉरी होमोसेपियंस है, उसी तरह उसका नाम है। सर ये अलग अलग नाम है, ट्रिप्नोसोमा और ये गैम्बनीज जो भी है? नहीं, एक ही नाम है, अरे इसका पूरा नाम है जैसे डाइवर्सिटी में नहीं, जो पढ़िए है कि जीन और जीनस और स्पीशीज एक साथ लिखते हैं, तो वही हम लिखे हैं, ट्रिप्नोसोमा गैम्बनीज, लेशमेनिया डोनोवेनी, ट्राइकोनिम्फा, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है। ये एक नाम है, ये एक नाम है, ये एक नाम है, इससे क्या डिजीज होता है वो लिख दिए, क्योंकि ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेशमेनिया डोनोवेनी कालाजार करता है, हमेशा ध्यान रखना, और ट्रिप्नोसोमा गैम्बनीज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, वो ये काउज करता है। क्योंकि नॉर्मली जू फ्लैजलेट्स में आता है, कहने का मतलब वैसा प्रोटिस्टा, ठीक है, या वैसा प्रोटोजोम जो फ्लैजिला को फ्लैजिला से मूव करता है, उसका ये है। नेक्स्ट जो ग्रुप है, नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो अमीबा का है, तो उसको हम लोग अलग चीज बोलते हैं, उसको सार्कोडियन बोलते हैं, सार्कोडाइना राइजोपिडा, ठीक है, इसको नोट कर लिए, मिटाएं? यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप है, ये पहला ग्रुप था जू फ्लैजलेट, नेक्स्ट जो है सार्कोडाइना, ठीक है,
तो नेक्स्ट ग्रुप है सार्कोडाइना। सार्कोडाइना और राइजोपोडा, ऐसा है। मतलब इस ग्रुप में ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई लोकोमेटरी ऑर्गन नहीं है, वो अपना सेल मेम्ब्रेन को मॉडिफाई करता है और उससे मूवमेंट एंड इनगल्फिंग का काम करता है। जो नॉर्मली हम लोग अमीबा में पढ़े थे, याद करो, अमीबा जब न्यूट्रिशन पढ़े थे तो सीडोपोडिया बना था ना, इसमें जो मेंबर है वो सीडोपोडिया, तो इसमें मेनली अमीबा को रखा गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है इसका they develop pseudopodia which are temporarily protoplasmic outgrowth। दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होगा pseudopodia help in locomotion and engulfing of food। ठीक है, तीसरा mostly they are mostly free living freshwater, sea water and on damp soil। सी वाटर डैम सोइल। ठीक है, चौथा पॉइंट है the body may be covered by shell or plasmalemma। के बाद लिखो it is generally uninucleated। ठीक है, छठा नंबर है asexual reproduction। ठीक है, बाद में ठीक, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। ठीक है, और सातवां है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occur through syngamy। सिंगैमियन कन्जुगेशन दो मैच था, उसी से हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, उसके बाद इंटअमीबा,
इंट अमीबा, उसके बाद हेलियोजोन्स, उसके बाद पेलोमाइक्सा एटीसी। इंट अमीबा समझ में आ जाएगा ना? अमीबा, इंट अमीबा, ठीक है, नोट करो फटक से। ओहो, हो गया? सी वाटर एंड ऑन क्या लिखे हैं? सी वाटर ऑन डैम्प सॉइल, ऑन डैम्प सॉइल। हो गया? हाँ सर। दीक्षा, यस सर। तो हो गया ना? यस सर। तो बोलो कि हो गया सर, बताओ, हम वेट कर रहे हैं। देखो, अब जो नेक्स्ट है वो है स्पोरोजोआ। नेक्स्ट जो है वो है स्पोरोजोआ। नाम से कुछ पता चल रहा है? स्पोरो मतलब स्पोर, छोटा छोटा फॉर्म में ये रहेगा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है ना? तो सबसे फर्स्ट में ऑल स्पोरोजोन्स आर इंडोपैरासिटिक। इंडोपैरासिटिक किसको बोलेंगे बताओ थोड़ा हमको? इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जो प्रेजेंट होगा उसको इंडोपैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्स है, जैसे सिया हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है इसमें, ठीक है, सॉरी एंड सीडोपोडिया। इसमें एक्चुअली लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक है, कोई भी तरह का इसमें नहीं है लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये अगर अंदर जाएगा
वो किसके हेल्प से या किस मीडियम के थ्रू ये ट्रैवल करता है, क्योंकि ये पैरासाइटिक पहले से बोलने मतलब डिजीज काउज कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर इनसाइड बॉडी ये मोस्टली है, क्योंकि ऑल लिख रहा है तो सारा इनसाइड ही बॉडी होगा, तो ट्रैवल करेगा थ्रू ब्लड स्ट्रीम, याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, तो तुमको दिखिए इसमें पैरासिटिक है तो वो लिखने का जरूरत है नहीं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो occurs through multiple fission। काम थोड़ा मैकेनिज्म भी तुमको बता देंगे, भी होता है जैसे मलेरिया वगैरह इसी से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम इसके अंदर आता है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs through सिंगैमी, सिंगैमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल जो है वो टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस जैसे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, टू डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल में होता है, फेजेस होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग मोनोजेनेटिक, दे में बी पास्ड इन वन, पास्ड इन वन, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोजेनेटिक, और टू डिफरेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइजेनेटिक। ऐसा क्यों? देखो, जैसे मान लो किसी का पूरा लाइफ साइकिल जो है किसी दो चीज पे डिपेंड है, आई मीन टू डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड है, तो डाइजेनेटिक, और किसी एक पे ही होगा तो वो हो जाएगा मोनो। तो एक तुम लोग बताओ, आंसर बताओ कि जो मलेरिया काउज होता है वो डाइजेनेटिक है या मोनोजेनेटिक है? बोलो, कोई आंसर दो। डाइजेनेटिक। सर डाइजेनेटिक। कैसे? कैसे बताओ? अरे आसान है, बोलो, सोच रहा है इतना। सर आंसर सही है कि नहीं वो बता दीजिए पहले, तब बताते हैं। नहीं, पहले पहले तुम सोच के क्या बोला ये हमको जानना है, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक। पहले बताओ। सर हम बताते, सर हम तुक्का मारे। हाँ, तुक्का मारी है, चलो। सर एक से दूसरे में फैलता है इसलिए शायद। जैसे एक से दूसरे में किस में? जैसे मेरे से किसी और में फैल सकता है? सर हो सकता है, नहीं पता सर। अरे सिंपल है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। टू स्पीसीज में लाइफ साइकिल होता है मेंटेन, तो डाइजेनेटिक। मलेरिया जो तुम बोला तो वो डाइजेनेटिक ही है, बट कैसे है? और इसके अलावा कौन कौन है? यामिनी है, यामिनी बताओ। सर नाम ही पहली बार सुन रहे थे। यामिनी पहले भी नाम बताइए, तुम ध्यान ही नहीं दिया तो क्या करेंगे। है, यामिनी है ना? यस हेलो, सर। हाँ यामिनी बताओ कैसे डाइजेनेटिक है? दीक्षा तो तुक्का मार दी, उसका तो बता नहीं पा रहा है। और इसके अलावा कौन है? आदर्श है, आदर्श कोई है? सर हेलो, कोई नहीं है। है तो? कौन नहीं है? है?
बस तुम ही तीनों हो? चलो ठीक है। वैसे डायजेनेटिक है, कैसे है समझो। प्लाज्मोडियम एक जो डिजीज काउज करता है, तो मलेरिया फैलता है किससे, पहले ये बताओ। सर मच्छर से। एनोफिलिस। तो एनोफिलीज हुआ, तो मच्छर और ह्यूमन दो स्पीसीज हुआ ना जी। हाँ सर, हाँ सर। हो गया डायजेनेटिक, सिंपल है। अगर सिंगल पर्सन में प्लाज्मोडियम जाता है और उसी में रह जाता है, उसी में जो करना है उसको करेगा, काउज करेगा, जो करेगा, जिएगा मरेगा, जो करना है कर लेगा, तो वन हो गया। लेकिन यहाँ दो है, मच्छर में भी है और ह्यूमन में भी है, दोनों में वो लाइफ साइकिल करता है। ह्यूमन में सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों शो करता है, फिर उसमें चला जाएगा फीमेल में। ये पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। ये 12th में है, मलेरिया का पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है। तो ऑलवेज ये डायजेनेटिक है, समझा। क्या हो गया आज गला में, पता नहीं। ठीक है, तो ये स्पोरोजोन्स है, इसको नोट कर लिए, समझ गए डायजेनेटिक क्या हो गया। प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस एंड इमेरिया, ये 3 एग्जांपल है, ये लिख लिए। हाँ सर। दीक्षा यामिनी बताओ, लिख लिए कि लिख रहे हो? सर लिख यस सर, हो गया। हो गया ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये लास्ट है स्पोरोजोआ के बाद जो है, ये लास्ट है। सीलियाटा, सीलियाटा का मतलब जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीलिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सीलियाटा। ये चौथा ग्रुप हो गया। इसका हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहले दे पॉसेस सीलिया फॉर लोकोमोशन, पहला पॉइंट यही चला गया क्योंकि ये सीलिएटेड है, सीलिया प्रेजेंट है। दूसरा है फॉर लोकोमोशन, अच्छा, एंड ड्राइविंग फूड भी है। ड्राइविंग फूड हम लोग ये भी पढ़े हैं, याद करो 10th में पढ़े थे ना, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मोडियम पैरामीशियम जो है वो सॉरी, इसमें पैरामीशियम ही आएगा, तो ये है, ठीक है। दूसरा है देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ morphological and physiological specialization। देखो ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये सबसे एक तरह का एडवांस है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जितना भी फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये सब में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। मोस्ट सीलियाटा आर फ्री लिविंग in freshwater and marine water, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एंड पैरासिटिक, ये एक्सेप्शन है, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है Ciliata often possess minute ejectable
ट्राइकोसिस्ट फॉर डिफेंस, ये डिफेंस के लिए होता है, ठीक है ना, नोट करो। इसमें है सर 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 नहीं है। यामिनी, हाँ बोलो। ये प्रोसेस मिनट के बाद सर क्या लिखे हैं? कहाँ? प्रोसेस मिनट के बाद क्या लिखे हैं? इजेक्टेबल ट्राइकोसिस्ट फॉर डिफेंस। ओ, हेलो, ये वाला पूछ रहे थे, ट्राइकोसिस्टिस है, सॉरी ट्राइकोसिस्ट है, इजेक्टेबल ट्राइकोसिस्ट फॉर डिफेंस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किससे हुआ? तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इससे होगा, और बडिंग ठीक है। उसके बाद फिर है सेक्सुअल जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो है कंजुगेशन से होगा, इससे होगा, कंजुगेशन से होगा, ठीक है। एक और चीज में हम भूल गए हैं, वो ऊपर में ही कहीं लिख लेना कि इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, ये तो पढ़े ही हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में है पैरामीशियम, उसके बाद है ओपेलिना वर्टिसेला है, और बैलेंटिडियम, ये 4 स्पीसीज है। बैलेंटिडियम है, BALANTIDIUM, ये हो गया तुम्हारा खत्म, ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मोनेरा। चलो पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो कि कुछ जो चीज नहीं समझ में आए, तो बाकी बात तो सब तुम लोग के सामने पहले ये समझा चुके हैं। सर हाँ बोलो। सर ये जितना भी आप लिख पाए सर सब याद रखना पड़ेगा। क्या एग्जाम्पल? नो सर, अच्छा, जितना कुछ लिखवाए ये कैरेक्टर, हाँ एनसीईआरटी का लाइन याद रखना, उसमें 4-5 मिलेगा। तो इसमें है कितना? 1 2 3 4 5 6 7
7-8 पॉइंट में सर 4-5 तो सिर्फ देखो इसको सर इसको तो याद सिर्फ रख। इसका ना सर इतना है सर, बाकी और भी तो है सर। हाँ तो हम लोग को बता रहे हैं ना, देखो जैसे प्रोटोजोन्स में 4 ग्रुप तुम लोग अभी पढ़े, तो 4 ग्रुप में कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका एक अलग से बना के, जो डिफरेंट डिफरेंट है, जो थोड़ा अलग है, ठीक है, उसको बस याद करो। जो कॉमन है सब में कॉमन ही है। कॉमन तुमको क्या मिला, फ्रेश वाटर वाला मिल गया होगा, कॉमन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मिला होगा, ऑस्मो रेगुलेशन मिला होगा। बाकी बात तो नाम से ही पता चल रहा है। सिलियाटा है तो सिलिया प्रेजेंट होगा, फ्लैजलेट है तो फ्लैजला प्रेजेंट होगा, स्पोर है तो उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। सार्कोडियन हो, सॉरी राइजोपोडा है तो उसमें तुम्हारा सीडोपोडिया का मेन तो लोकोमोशन को याद रखना, बाकी तो कुछ कुछ अनकॉमन कुछ कॉमन है। तो जो अनकॉमन है उसको याद रखो, कॉमन छोड़ सकते हो, कॉमन तो सब में कॉमन ही होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा प्रोटिस्टा सारा खत्म हो गया। अब तुम लोग का स्टार्ट होगा, आज हम फंगी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। हो गया सर। हो गया ना, देख लिख हम लोग। सर हो गया कंप्लीट। हो गया ना, यामिनी लिख लिए? हाँ सर हो गया। तो ठीक है, तो इसमें अब किसी को दिक्कत है नहीं ना? दिक्कत तो नहीं होगा, ये सब छोटा छोटा चीज है, बस इसको याद रखते रहो, रिवाइज करते रहो। ये सब चीज तो खैर थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, ये सब सेगमेंट है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फंगी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग समझेंगे कि करना क्या है, आई मीन क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, इसका बॉडी फॉर्म क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग इसका पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले किंगडम फंगी को जो अलग किया वो आर.एच. व्हिटेकर ही किया, ठीक है, ये तो तुम जान ही रहे हो। दूसरा क्या है कि उसको जो आर.एच. व्हिटेकर किया है, आई मीन जो भी नया फंगी, आई मीन जो नया किंगडम बनाया आर.एच. व्हिटेकर, उसका बेसिस क्या था। तो फंगी को तुम लोग सबको ही जान रहे हो कि फंगी एक ऐसा प्लांट है जो एक्लोरोफिलस है। एक्लोरोफिलस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो है जस्ट लाइक अ प्लांट ही, बट उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करेगा। तो जब वो खुद से खाना नहीं बना सकता है तो अब इस वजह से कोई भी चीज जो जब खुद से नहीं बना पाएगा तो कहीं ना कहीं वो किसी और पे डिपेंड होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कि वो जो एक्लोरोफिलस और हेट्रोट्रॉपिक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोस्टली सैप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म है। हम हेट्रोट्रॉपिक क्यों लिए समझो, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक में हम लोग को आ जाता है 3, पहले ही तुम लोग को ये सब चीज पता है। तो हेट्रोट्रॉपिक में जब 3 मेथड आता है तो होलोजोइक तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्लांट है, इसको तो छोड़ ही दो। दूसरा है सेप्रो एंड दूसरा है पैरासिटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हम बार बार बोलते हैं जहां भी पैरासिटिक वर्ड होता है और वो स्पीसीज के केस में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिजीज काउज करेगा। मतलब वो जो पैरासिटिक फॉर्म है, चाहे वो जिस भी किंगडम का हो, जिस भी मेंबर का हो, जिस भी स्पीसीज का हो, वो डिजीज काउज करता है। तो पता है कि फंगी से रिलेटेड डिजीज होता है तो एक पैरासिटिक वो करेगा ही, जो कि हेट्रोट्रॉप का एक एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ द फंगी आर सैप्रोफिटिक। कहने का मतलब ये डेड एंड डिकेइंग पार्ट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये रूटेंट पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। डेड एंड डिकेइंग पार्ट भी बोल सकते हैं, रूटेंट पार्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। क्योंकि रूटेंट पार्ट सड़ा गला पार्ट है, वहीं पे होगा सैप्रोफिटिक, एंड डेड एंड डिकेइंग होगा तो वो भी सही है। तो ये डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका एक और फॉर्म का, वो है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक हमेशा ध्यान रखना है कि सिम्बायोटिक या फिर म्यूचुअल, जहां ये दो वर्ड तुमको दिख रहा है इसका मतलब कि
स्पीसीज को हमेशा फायदा ही होगा। जैसे फंगी एंड एल्गी का सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग बोलते हैं लिचेन, लाइकेन बोलते हैं लाइकेन, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करता है। मीन फंगी सिम्बायोटिक मतलब एसोसिएशन भी करता है। ठीक है, तो मेनली हम क्या बताए कि ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें एक क्लोरोफिल वाला ऑर्गेनिज्म है, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक है, तीसरा स्पोर फॉर्मिंग है। स्पोर फॉर्मिंग क्या, फंगी कभी भी जब ग्रोथ करता है, जैसे हम लोग के केस में गैमेट है, फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, फिर फर्दर डेवलपमेंट। बट प्लांट आई मीन फंगी के केस में जो डेवलप करता है वो स्पोर फॉर्म होगा। जब तक स्पोर नहीं बनेगा तब तक बॉडी का फॉर्म नहीं होगा। तो ये स्पोरोफॉर्मिक आई मीन स्पोर फॉर्म करता है। दूसरा, ये नन वस्कुलर है। नन वस्कुलर या नन कंडक्टिंग टिश्यू कहने का मतलब क्या, यहाँ कौन बताएगा, बताओ। नन कंडक्टिंग कहने का क्या मतलब है, बताओ। एक क्लोरोफिलस, समझ गए। दूसरा स्पोरोफॉर्म आई मीन स्पोर फॉर्म करेगा। ठीक है। तीसरा ये हेटेरोट्रॉपिक। चौथा नॉन वस्कुलर। नॉन वस्कुलर मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये बताओ हमको। फ्लोर नहीं है। गुड। यूकैरियोटिक। नॉन वस्कुलर बोलो या फिर नॉन कंडक्टिंग बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम कोई भी टिश्यू नहीं है। यूकैरियोटिक, देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में एक क्लोरोफिलस है, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक है, स्पोर करता है, नॉन वेस्कुलर है एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है साथ साथ में। ठीक है, जब इसका सेल का स्टडी तुम करोगे बना ठीक देख सकते, ये काइटिन एंड सेलोजिक का बना होता है इसका सेल वॉल। तो मेरे सामने इसका डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इट इज a chlorophillus heterotrophic sporic non-cellular and eukaryotic organism which has which have cell wall contain chitin and polysaccharide। ठीक है, ये चीज होता है इसमें। मतलब देखो ये चीज समझ गए, 5 चीज समझ गए, बट यहाँ ध्यान रखना कि जो फंगी का सेल वॉल होगा वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का होगा। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक है। प्लांट में सेलोज यूज होता है, ठीक है, काइटिन में इसमें शुगर होता है, तुम्हारा बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका अलग अलग है, वो भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है। यहाँ तक समझ गए। अब इसके अलावा एक और चीज है कि ये डिकम्पोजर भी कहलाता है। ये तो ठीक है, इतना समझ गए बेसिक से। डिकम्पोजर क्या होता है ये समझाता हूँ कि कुछ फंगी ऐसा है जो डिकम्पोज भी करता है ऑर्गेनिज्म को। इसमें क्या होता है भाई डिकम्पोजर में बोलो, बताओ। सर रिपीट करिए तो क्वेश्चन। डिकम्पोजर क्या होता है? डिकम्पोजर फंगी के सर हिसाब जो से। डिकम्पोज करता है। अरे तो डिकम्पोजर कैसे? सर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है कोई भी डेड पार्ट को। हाँ, डिकम्पोज का मतलब वहाँ पे क्या होगा बताओ। सेप्रोफिटिक में भी वही कर रहा है, इसमें भी वही कर रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर कोई डिफरेंस नहीं। बहुत डिफरेंस है, सब भुला गई ना तुम। बताया था ना सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर में बहुत बड़ा डिफरेंस है फूड चेन फूड वेब में, याद करो। पुष्कर बोलो क्या है डिकम्पोजर एंड सेप्रोफिटिक में डिफरेंस? सर डिकम्पोजर में लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है। तो सेप्रोफिटिक में वही करता है।
सेप्रोफिटिक में भी यही करता है और कुछ नहीं करता, दोनों यही करता है, दोनों में, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेप्रोफिटिक कम्युनिकेशन में देखते हैं इसको डिकम्पोजर अलग मेथड है, बट क्यों रखे हैं अलग अलग में? सर ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों में करता है ना जी, उसमें भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट बोल रहे हैं, इसमें भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस क्या है? ये तो बेसिक्स है एकदम, ये सर बता बताए भी हम दीजिए सर। हैं, ये तो हम बताए सर, भी हैं बता तुमको दीजिए। क्लास में, सब जो भी मेरा 10th में क्लास किए हो सबको हम बताएं। ये सब छोटे छोटे ध्यान रखना। डिकम्पोज में भी वही मैकेनिज्म होगा जो सेप्रोफिटिक में होगा, बट डिफरेंस क्या है कि सेप्रोफ क्या होगा, वो जो भी वो कन्वर्ट किया सिंपल फॉर्म को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन डिकम्पोजर क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, सॉइल में हम लोग सेप्रोफिटिक कराएंगे या डिकम्पोजिंग कराएंगे, बताओ? अगर सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट है उसको बढ़ाना है तो हम लोग डिकम्पोजर्स डालेंगे या सेप्रोफ डालेंगे उसमें? सर सेप्रो डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डालेंगे, ठीक है। और सेप्रोफ कहाँ होता है? सेप्रोफ खाता है, वो इनटेक करता है। सपोज दैट मान लिया 2 पर्सन, एक पर्सन खाना खा रहा है, एक पर्सन छोड़ दे रहा है, तो जो खाना खा रहा है वो सेप्रोफ है, और जो छोड़ दे रहा है वो क्या है, वो डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर्स। ठीक है, आप समझ में है कि जो भी वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो एक है सेप्रोफिटिक जो उसको कंज्यूम कर रहा है, अपने में ले रहा है, एनर्जी बना रहा है, और एक जो है वही छोड़ दे रहा है, ताकि सॉइल वगैरह में अगर डिकम्पोजिंग क्या बोलता है कि सॉइल में अर्थवॉर्म वगैरह को छोड़ दो, तो डिकम्पोजर वो एक तरह का वहां पे उसका फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फर्टिलिटी का मतलब क्या, उसमें ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर जो जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए वो वहां पे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? तो वो वहां पे जो भी स्पीसीज है डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसी को डिकम्पोज करेगा अगर अर्थ फॉर्म रहेगा तो, ठीक है। या कुछ फंगी रहेगा तो, जैसे कुछ फंगी, अब देखो जैसे फंगी भी है, तो फंगी सिर्फ एक अकेले फंगी का भी डिकम्पोजर नहीं हो सकता है, along with बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया साथ में रहेगा क्योंकि बैक्टीरिया सबसे बड़ा डिकम्पोजर होता है, ठीक है। ये चीज है, अब समझ में आया? तो ये हेट्रोट्रॉपिक के साथ साथ में डिकम्पोजर भी आता है। हेट्रोट्रॉपिक में 3 चीज हम लोग जान गए ना, 2 चीज जाने, एक जाने क्या, पैरासिटिक, और एक जाने क्या, सेप्रोफिटिक। ये 2 चीज जाने, और इसके अलावा वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करता है। ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जब तक हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्या है डिकम्पोजर क्या है। जैसे हम बोलेंगे अलोंग विथ बैक्टीरिया वो सब डिकम्पोजर है, तो कौन है? फंगी में भी कौन? फंगी में एक एक्सेप्शन है ईस्ट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ईस्ट जो होता है वो क्या है, वो डिकम्पोजर भी है, सेप्रोफिटिक भी है, ठीक है। तो ऐसा होता है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और चीज जान लो कि फंगी एक ऐसा किंगडम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा स्पीसीज। तो लार्जेस्ट स्पीसीज वाला जो किंगडम है वो क्या है? फंगी है, समझे? इसको समझे ना, 1 लाख स्पीसीज है इसमें। अगर लार्जेस्ट स्पीसीज वाला अगर पूछ ले कि फाइलम या सॉरी किंगडम कौन है, तो कौन बोलेगा? वो क्या है? फंगी है, ठीक है। सबसे ज्यादा 1 लाख स्पीसीज है इसमें। और अगर तुमको लार्जेस्ट स्पीसीज या लार्जेस्ट फाइलम वाला अगर किंगडम पूछ ले तो क्या बताओगे? आंसर दो, ये तो पता होगा। लार्जेस्ट फाइलम ही बताओ, सीधा सीधा क्वेश्चन। लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। सब भुला गया रे, अभी वही सब आने वाला है, इसके बाद प्लांट के बाद वही आएगा। ओहो, शिक्षा यस सर। बोलो, तुम्हारा तो सर हम कैसे बोले सर, हमको अच्छा नहीं लगता है चैप्टर। अच्छा नहीं लगता तो मतलब नहीं पढ़ोगे तब? नो सर। इसी से सबसे ज्यादा मार्क्स भी आएगा, तो क्या बोलोगे? नहीं मार्क्स कम हो गया है ना? नो नो, तब तो पढ़ेंगे। बताओ। अभी जो भी सब पढ़ा रहे सब 9th में कुछ ना कुछ पढ़े हो तुम लोग। आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा, गुड। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम सेकंड मोलस्का है। हाँ, ध्यान रखना। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फंगी। तो हम बता रहे थे फंगी, तो समझ गए, ठीक है, रिपीट करने का जरूरत नहीं, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि वो क्या क्या है, कैसे कैसे है, बस लार्जेस्ट स्पीशीज वाला जो किंगडम है ये फंगी है। अब हम लोग इसका फंगल स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ग्रोथ हम लोग सबसे पहले गए। फंगल स्ट्रक्चर देखो, अगर कोई भी सिंगल इस तरह से अगर फॉर्म दिखता है, ठीक है, ये किसी से अटैच्ड रहेगा, ये इस तरह से अगर दिखेगा तो हम इसको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। ये प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत कुछ है, बट अगर सिलेंडर लाइक दिख गया तो हाइफी, लेकिन इसी में ब्रांच आ गया, इसी में बहुत सारा ब्रांच आ गया, तो इसी में हम लोग इसको नाम चेंज कर देंगे, बोल देंगे माइसीलियम, ठीक है। जब ब्रांच में आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइसीलियम, ठीक है। तो ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है उसको हाइफी बोलेंगे, और इसी में अगर ब्रांच स्ट्रक्चर आ गया, कहने का मतलब कि फिलामेंटस ब्रांच आ गया और ज्यादा बहुत सारा हाइफी एक साथ कनेक्ट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइसीलियम। यही है स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें एक और चीज है, इसका जो एक्सेप्शन है, इसका जो एक्सेप्शन है वो क्या है? वो यस है। देखो जो भी बता रहे हैं तुम लोग सब पढ़ोगे, फंगी का इंट्रोडक्टरी जो भी है स्टार्टिंग का सब कुछ उसमें मिलेगा, ठीक है। आज हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे लिखाना, तो आज पहले समझो, ठीक है। एक्सेप्शन में ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग से, बट अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल फंगी के बारे में पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? इसका जो प्लांट आई मीन बॉडी फॉर्म है वो ट्यूबुलर फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी बोल दिया, और अगर ये ब्रांच में आ गया तो हम उसको क्या बोल दिए? माइसीलियम बोल दिया, ठीक है। अब देखो, जब इसका ग्रोथ का बात करते हैं तो ग्रोथ में भी दो फेज होता है, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो वेजिटेटिव फेज क्या है? तो वेजिटेटिव फेज का मतलब है कि एक ऐसा फेज जो एक तरह का एसिमुलेटरी है, उसको यूज कर सकते हैं, और रिप्रोडक्टिव फेज में वो ग्रोथ फेज कहला जाता है, ठीक है। मतलब अगर वेजिटेटिव फेज है फंगी में, मतलब उसका हम यूज कहीं ना कहीं कर लेंगे, ठीक है। एसिमुलेटरी फेज कहलाता है, वो यूज कर लेंगे, जैसे खाने वगैरह में भी कर सकते हैं, या फिर जो भी उसका कुछ ना कुछ। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया तो तब वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दो फेज से वो ग्रोथ करता है, ठीक है। मतलब एक तरह का समझ लो कि कोई जैसे ह्यूमन बीइंग है तो कैसे छोटा से बड़ा हो रहा है, ठीक है। बड़ा होने के बाद जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज तक नहीं गया तो वो वेजिटेटिव फेज है, वही चीज फंगी में आ जाता है, ठीक है। और जब वो रिप्रोडक्टिव फेज कुछ दिन बाद आता है, मीन कुछ टाइम के बाद आएगा, तब वो रिप्रोड्यूस या फिर जो भी गैमेट वगैरह है वो कर सकता है। ऐसे फंगी सबसे ज्यादा एसेक्सुअल करता है, उसके साथ साथ में सेक्सुअल भी करता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ग्रुप है, कुछ इसका क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बट ये छोटा सा जानकारी हम दे दिए, ठीक है। तो ग्रोथ के फेज में यही है। अब हम लोग इसका टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे तो सेल स्ट्रक्चर में आई मीन इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ही मतलब इसमें आएगा, ठीक है। हाइफी एंड माइसीलियम समझ गए, ये उसमें मिलेगा तुमको। दूसरा हम लोग आते हैं इसका जो हाइफी कैन बी, मान लो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो इसमें अगर इस तरह का डिवाइडिंग पार्ट है तो इस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं क्या? तो इसको फॉर्म को बोलेंगे हम लोग सेप्टेट। और अगर ये सिंपल इस तरह से फॉर्म किया हुआ है, अंदर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म वगैरह है, उसको बोलते हैं एसेप्टेट। सेप्टेट, सेप्टम का मतलब क्या होता है? डिवीजन। किसी भी दो पार्ट को अलग कर रहा है, मान लो ये है, इस बीच में कोई एक लकीर आ गया, आई मीन इस तरह से आ गया, तो वो सेप्टम, ये सेप्टम का आ गया, उसी से निकला है सेप्टा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेप्टेट दिख रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ए का मतलब एब्सेंट, तो यहाँ पे सेप्टम एब्सेंट होता है और यहाँ पे सेप्टेट होता है। अब देखो जब तुम सेप्टेट बनाया है, सेप्टम बनाया है, इस बीच में देखो एक स्पेस है, और ये जो स्पेस है इसको हम लोग पोर्स बोलते हैं, ध्यान रखना। ये स्पेस है इसको इसका पोर्स बोलते हैं, वहां पोर्स भी प्रेजेंट होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है।
अब पोर्स भी दो तरीके का है, एक होता है सेंट्रल और एक होता है डोली पोर। सपोज दैट मान लो ये स्ट्रक्चर अगर तुमको कहीं दिखता है, समझना इसमें दो फिगर बना रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा बना रहे हैं। कोई मान लो ये फिगर है, इस तरह से फिगर है, ठीक है, और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। चलो ये दो हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग ये जो पोर है इसको बोलते हैं डोली पोर, और ये जो इस तरह का सिंपल है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पोर। सेंट्रल पोर, तो जहां पे सेप्टम होगा वहां पे पोर भी होगा, क्योंकि उसको वहां डिवीजन, उसको मूवमेंट वगैरह करना है, साइटोप्लाज्म होना ही होना है वहां पे। तो ये है इसका सेल स्ट्रक्चर के बारे में, समझ में आया, ठीक है। और सेल वॉल हम बताएंगे काइटिन एंड फंगल सेलुलोज का होता है। सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल कैसा हो जाएगा, काइटिन एंड फंगल सेलुलोज इसको बोलते हैं, या पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं। जो एनसीईआरटी में उसको ध्यान रखना, शायद एनसीईआरटी में पॉलीसेक्राइड है। समझ आया है जहां तक, कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत सर। है तो पूछ सकते हो, ठीक है, बताओ। नहीं है सर। नहीं है ना, चलो। अब हम इसका, ये तो हो गया, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लिया, सेप्टेट भी होता है, सेप्टेट भी होता है, पोर्स भी बता दिए, पोर्स बट नहीं पढ़ना है उसमें, एनसीईआरटी में ऐसा कोई जिक्र नहीं है पोर्स का, बट सेप्टेट एंड एसेप्टेट है, तो इसको कम कम जरूर याद रखोगे, इसको याद रखोगे, इसको याद रहा तो ठीक है, बट इसको नोट कर लेना, ठीक है, हम करवा देंगे उस टाइम पे, फिगर बना के बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो सबसे फर्स्ट में, क्योंकि ये प्लांट है और इसको स्पोर बनाना है, तो रिप्रोडक्शन के लिए सिंपल एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए, सेक्सुअल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी में सिंगैमी फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होता है, एक होता है प्लाज्मोगैमी और एक होता है कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी दिख रहा है, ये दिख रहा है को, प्लाज्मोगैमी हम लिखें, इसका मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म दो सेल का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन जो होता है वो प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। जैसे मान लो ये एक सेल है, एक सेल है, दोनों आके फ्यूज कर गया, तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन है, इसको हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। लेकिन अगर कैरियोगैमी आ गया, अगर कैरियोगैमी आ गया, तो जो मेल डोनर होता है वो फीमेल के बॉडी में वो अपना न्यूक्लियस को अंदर कर देगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाद में डाई कैरियोन स्टेज। क्या बोलेंगे, डाई कैरियोन स्टेज, ये भी है भी। सर मतलब कि ये न्यूक्लियस एक्सचेंज हो जाता है। हाँ, न्यूक्लियस में, कैरियोगैमी में न्यूक्लियस ही एक्सचेंज होता है। यहाँ पे कोई दो सेल का फ्यूजन नहीं है, सेल जाएगा लेकिन एक सेल दूसरे सेल को अपना न्यूक्लियस दे देगा, तो एक सेल कंटेन दो न्यूक्लियस कर लेगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक सेल आया, दूसरा सेल आया, दोनों फ्यूज कर गया, तो नहीं हो सकता है। समझ में आया? तक तुम लोग समझ गए होगे कि डायकैरियन स्टेज क्या है, प्लाज्मोगैमी क्या है, ठीक है। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग मेन पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो मेथड पढ़ेंगे वो मेथड डायरेक्टली जो एसेक्सुअल मेथड है वो पढ़ेंगे। इसलिए इसमें अलग चीज दिया है एसेक्सुअल मेथड में, बट हम लोग को याद करो, हम इसलिए बता रहे क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही एसेक्सुअल का मेथड के बारे में, आई मीन एसेक्सुअल मेथड पढ़े थे ना हम लोग, बर्डिंग, फिर फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल रहा है, और एसेक्सुअल में कुछ और मैकेनिज्म यहाँ पे होता है फंगी में। यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस कर सकता है वो चीज समझो। देखो
वेजिटेटिव जो होता है वो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, ये कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन सब में होता है, फ्रेगमेंटेशन ये समझ रहे हैं क्या है। दूसरा होता है बर्डिंग, बर्डिंग भी जान रहे हो क्या होता है, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है फिजन। ये तीन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इस तीनों मैकेनिज्म में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो तुम मेरा क्लास किए हो, ठीक है, जो नहीं है, जो क्लास नहीं किए हो और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हो। फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड फिजन, ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल की बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली स्पोर का फॉर्मेशन होना है। तो याद करो, स्पोर फॉर्मेशन फंगी में पढ़े थे, ये वाला स्पोरेंजिया है, इसमें स्पोर बन जाता है, वही इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। बहुत सारे स्पोर बना देगा और वही जो है वो रिलीज होगा और स्पोर का वो फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग को ये जानना है, आई मीन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है तुम्हारा दो बेसिस पे। जो इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस है, वो क्लासिफिकेशन का बेसिस तो खैर बहुत सारा है, बट इसका जो मेन है वो है मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप है, एक है सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में हम लोग क्या जानते हैं, तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में हम लोग समझ रहे हैं कि कौन किससे रिप्रोडक्शन होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जिस क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो कभी भी परफेक्ट फंगी नहीं कहलाता। उसका अलग अलग फॉर्म भी है, एनसीईआरटी में देखना, सेकंड पेज में फंगी का जब स्टार्ट करोगे और सेकंड पेज में जब पहुंचोगे तो देखना ऊपर में 3 फॉर्म दिया है, एसेक्सुअल का भी सेक्सुअल का भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जो क्लासिफिकेशन में, जिस क्लास में, जिस ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो इम्परफेक्ट फंगी कहलाता है। जो कि एक ही है वो ग्रुप, वो है डिट्रोमाइसिटीज, ठीक है, सबसे लास्ट वाला फाइलम, उसको इम्परफेक्ट फंग बोलते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल। और दूसरा जो बेसिस है वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ए सेप्टेट है कि सेप्टेट है, कि उसमें कितना न्यूक्लियस है नहीं न्यूक्लियस है, ठीक है। एक और चीज है जो बताना, वो हम बता देते हैं, ठीक है। एक इसमें वर्ड आएगा तुम लोग को एंडोजेनियसली एक्सोजेनियसली। तो इसमें भी रिप्रोडक्शन का ही केस है कि जो इनसाइड बॉडी अगर स्पोर का फॉर्म करता है तो उसको एंडो, एंड जो आउटसाइड बॉडी उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। अब एक और वर्ड है तुम्हारे सामने, हम लिख रहे हैं सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक ये क्या होता है, ठीक है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, साथ में बताओ ट्यूब्स। हाई देखो, ये एक ट्यूब है और इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है। दिस फॉर्म इज अ सिनोसिटिक, मतलब ये एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज, मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज, ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक बॉडी, ठीक है। हम क्या बताएं कि मान लो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग हाइफी बोल दिए, उसमें न्यूक्लियस तो नॉर्मली एक ही रहता है, बट एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा और उसमें सेप्टा नहीं होगा, इस तरह का कोई भी डिवीजन नहीं होगा, तो उसको हम लोग एसेप्टेट बोले। वही यहाँ पे चीज है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक। समझ आया, यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं सर। दीक्षा यामिनी और जो भी हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझाएंगे, बताओ, क्योंकि ये तुम्हारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, हम लोग क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास से करेंगे, बट यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। एक और चीज बताना है वो हम अभी बताते हैं, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर। नहीं ना, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि जब हम पैरासिटिक की बात करते हैं तो देखो फंगी जो है ना, इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसका
बोलते हैं ना कि फंगी हार्म भी है और यूजफुल भी है, तो हार्म भी है, हार्म तो है ही, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल जैसे रस्ट फंगी, स्मर्ट फंगी, ये सब डिजीज कॉज करता है प्लांट को। ठीक है, गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी के दिन में जो रैशेस वगैरह हो जाता है, घमौरी हो जाता है, वो फंगल डिजीज है। ठीक है, या फिर एक तरह का लेयर वगैरह सफेदनेस आई मीन व्हाइटनेस स्टार्ट हो जाता है, तो स्किन में मोस्टली फंगल डिजीज ही होता है। ठीक है, तो वो डिजीज एनिमल को भी काउज करता है, बट सबसे ज्यादा जो काउज करेगा वो प्लांट में करता है। ठीक है, तो रस्ट फंगी, स्मर्ट फंगी बहुत तरह का एग्जाम्पल है। उसके अलावा इसका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है कि हेल्थ ड्रिंक बनाने में, फर्मेंटेशन में, आई मीन अल्कोहल बिवरेज जो बोलते हैं, या फिर फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो खाने पीने में भी बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, फंगी में हम लोग एंटीबायोटिक बनाने में। हाँ, मशरूम है, एंटीबायोटिक बनाने में, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, बट इसमें से एक एक्सेप्शन जो है वो ईस्ट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ईस्ट भी इम्पोर्टेंट है, और ईस्ट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिंगल आई मीन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। सिर्फ और सिर्फ फंगी में एक ही एक्सेप्शन है, जो कि ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है, फर्मेंटेशन में आ जाएगा, इंजाइम के डिस्कवरी में वो हेल्प आया था। ठीक है, तो इसका बहुत सारा प्रोसेस है, आई मीन बहुत सारा फायदा भी है और घाटा भी सब है। तो अगर फायदा की बात करते हैं फंगी में, तो ईस्ट जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल आई मीन माइक्रोऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो फंगी बोल सकते हो। ठीक है ना, और इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल है वो आगे पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट क्लास हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हम लोग पढ़ेंगे फंगी, तो उसमें 4 क्लासिफिकेशन में किया गया ग्रुप में। बट इसके पहले ठीक है, तुम लोग को हम एक और बात जो भी है, तुम लोग जो क्लास किए हो पहले, नहीं किए हो, जो नहीं किए हो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा रिवीजन भी कराएंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा छूट गया, जिसका मोनेरा छूट गया है, तो तुम लोग को हम एक आधे घंटे का टाइमिंग देंगे जिसमें तुम लोग को डिस्कस करना है कि सर मेरा ये छूट गया, हमको ये बता दीजिए, जो भी हो। ठीक है, जिसका छूट गया उसका, और अगर मान लो कोई डाउट नहीं हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो होमवर्क है, सबसे पहले एनसीईआरटी को थोड़ा रीड करना, जहां तक पढ़ाए हैं वो इंट्रोडक्टरी है, उसका इंट्रोडक्टरी है, ग्रुप में अभी नहीं गए। इंट्रोडक्शन मतलब नॉर्मल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अभी फंगी का पढ़े, प्रोटिस्टा का भी पढ़ ही लियो। और दूसरा काम ये रहेगा तुम लोग का कि जो प्रीवियस जो भी चैप्टर्स, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं अभी फिलहाल इसमें जुटे हुए, और उसको नहीं समझ में आए, तो फिर से वो लोग नेक्स्ट क्लास हम आधा घंटे टाइम देंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, चाहे वो मोनेरा से हो, प्रोटिस्टा से हो, या फिर लिविंग वर्ल्ड से हो, या किंगडम, जो भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उससे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, समझे। और फंगी खत्म करने के बाद हम लोग प्लांट में जाएंगे। ठीक है, तब तक देखते हैं। ऐसे मेरे पास जो फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है, जेरोक्स है, उसको हम कोशिश करेंगे तुम लोग तक पहुंचा देने का। फिलहाल पीडीएफ हम बना के भेज देते हैं, तुम लोग के पास पहुंच जाएगा, तुम लोग उसको नोट कर लेना। ठीक है, वो हाथ से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको तुम लोग कम से कम नोट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का हम नोट्स लिखाया नहीं है तुम लोग को, समझे। तो फिलहाल वो हम निकालते हैं, उसको हम भेज देंगे, समझे ना। ठीक है सर, ऐप पे जाएगा? ऐप पे नहीं जाएगा, देखते हैं तुम लोग का 11th का कुछ ग्रुप बनाए होंगे शायद। हाँ सर, ग्रुप है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे सर तुम लोग। कौन सा ग्रुप? नहीं बनाया तुम लोगों को? सर पता नहीं, कौन जो सा भी हो, ग्रुप? नहीं पता, हम देखते हैं किसी तरह सर भिजवाने उन की लोग को कोशिश शायद करेंगे। नहीं ऐड हुआ है। तुम लोग का ऐड नहीं है, हम ऐड करवाते हैं। ठीक है, तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ नहीं तो फिर पीडीएफ में देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जेरोक्स है मेरे पास पड़ा हुआ। अगर जेरोक्स नहीं सही से आया तो जेरोक्स तुम लोग को कैसे दे सकेंगे, देखते हैं, कोशिश करते तुम लोग को हम हाथों हाथ दे देंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग को तब तक लिख के रखो, क्योंकि संभावना है, आई मीन ज्यादातर चांसेस है कि हम लोग 15 जून के बाद हम लोग कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। आई मीन क्लास स्टार्ट हो जाए, कोचिंग वगैरह खुल जाएगा। अभी तक कुछ वैसा हुआ नहीं है, बट अभी अनुमान यही लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि अभी मई पूरा बाकी है, मई पूरा देख लो क्या रिजल्ट है उसका, जून में देखा जाएगा। बट अभी तक का जो न्यूज है, अनुमान जो लग रहा है, 15 से 17 जून तक खुलने का चांसेस है। ठीक है, सो अब तब तक में तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर का जो नोट्स नहीं वो कंप्लीट करने का कोशिश करो। तुम लोग को पीडीएफ में भेजते हैं हम। ठीक है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो हमको, हमसे पूछ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट, मतलब फंगी हम पढ़ाएं, इसको पढ़ के रखना। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि
रिवीजन कराए हैं, तुम लोग बोर्ड में क्या समझे हो, नहीं समझे हो, क्या नोट किए हो, ठीक है, वो तुम लोग खुद जान रहे हो। और दूसरा चीज ये है कि इसको रीड करना, देखना क्या क्या हम पढ़े, क्या क्या समझे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो भी हमको पॉइंट याद है वो सारा हम तुम लोग को डिलीवर कर चुके हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, समझो, बाकी बात तो नेक्स्ट क्लास से इसका नोट्स हम कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक रिवाइज करते रहो, ठीक है। और हाँ, बार बार हम ये भी बोल रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग इसी तरह से 2 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास खत्म, टॉपिक खत्म होने के बाद थोड़ा प्रीवियस में भी जाके थोड़ा ध्यान दे देंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ दिक्कत?